हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है भाषा शिक्षण के इस विशेष सत्र में। आज के इस सत्र में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पेपर 2 में यस से कैसे लिखें, उसका प्रश्न पत्र कैसा होता है और कैसे लिखें तो अच्छे अंक आ सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए प्रश्न पत्र कैसा होगा। चित्र में आप देख रहे हैं, इसमें ऊपर से 4 आपको टॉपिक्स रहेंगे। 4 टॉपिक्स में से एक लिखना होगा, चाहे हिंदी का हो चाहे अंग्रेजी का हो। इन टॉपिक्स में से कोई एक चुनेंगे और उसके बाद देखिए नीचे ये लाइनें खींची हुई हैं, आपको इन लाइनों में लिखना है। शुरू में इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है कि 500 शब्दों से अधिक नहीं लिखेंगे। 500 शब्दों से अधिक लिखते हैं तो अंक काटे जाने की संभावना रहती है। उसमें लिखा होता है 500 शब्दों से अधिक लिखने पर आपके अंक काटे जाएंगे। तो आपके अंक काटे ना जाएं, इसके लिए आपको 500 शब्दों में ही समाहित रहना है। और उसके अलावा इसमें अलग से कोई शीट देने की कोई परंपरा नहीं है। तो कभी ऐसा ना हो आप आवेश में आकर के लिखते जाएं और बाद में पृष्ठ खत्म हो जाए तो फिर आप पृष्ठ की मांग करें। आपको अपने विचार 500 शब्द में रखना है। और कैसे रखना है, आइए अब हम बताते हैं आपको कि जब आप लिखना शुरू करेंगे तो एस्से का प्रारूप कैसा हो और क्या ना हो। अब देखिए यहाँ बोर्ड पे आपको 4 टॉपिक्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। ये अंग्रेजी के हैं। ग्रीन जीडीपी, दूसरा है एनईपी एंड एम्प्लॉयमेंट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड एम्प्लॉयमेंट। ये मैंने एनईपी शॉर्ट में लिख दिया है। उसके बाद तीसरा टॉपिक है एआई। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये फिर आपका कंप्यूटर से संबंधित हो जाता है, एआई इन ह्यूमन लाइफ। उसके बाद चौथा है इफ़ेक्ट्स ऑफ पैंडेमिक ऑन सोशल हेल्थ। जैसे पैंडेमिक का मतलब हो गया अभी कोरोना काल से जैसे हम चल रहे हैं, तो ये 4 टॉपिक हो गया। अब मान लीजिए इनमें से आपको किसी एक टॉपिक पर लिखने का मन है या आप चाह रहे हैं किसी एक पे लिखना। मान लीजिए ग्रीन जीडीपी आपको बहुत कठिन लग रहा है, ग्रीन जीडीपी आप छोड़ देते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड एम्प्लॉयमेंट पे आप बहुत कुछ लिख सकते हैं क्योंकि आप खुद ही अनएम्प्लॉयमेंट के दौर से गुजर रहे हैं। शिक्षा आपने अब तक जो अर्जित की है उसका क्या है, एआई इन ह्यूमन लाइफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप थोड़ा बहुत कंप्यूटर से जुड़े हैं तो इसको समझ पाएंगे। और इफ़ेक्ट्स ऑफ पैंडेमिक ऑन सोशल हेल्थ, इसको अब बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे। चलिए, अब जैसे आपने 4 टॉपिक देखा, ग्रीन जीडीपी, एनईपी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए ग्रीन जीडीपी बहुत कठिन लग रहा है तो मैं ग्रीन जीडीपी को मिटा दे रहा हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट किसी एक पे मुझे लिखना है, तो मान लीजिए मुझे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे लिखना है, तो मैं इस टॉपिक को चुनूँगा और जो मुझे कॉपी मिली रहेगी, आंसर शीट जो मिली हुई है, उसमें आपको करना क्या है, जैसे ये 4 टॉपिक तो आपने ऊपर लिख दिया। उसके बाद आंसर शीट में ऐसे लाइनें बनी होती हैं, ऐसे सीधी लाइनें बनी होती हैं, आपको उन लाइनों के बीच में लिखना है। तो मान ली सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आपको टॉपिक लिखना है जिस पे आप लिखने जा रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता नहीं आप किस विषय पे लिखने जा रहे हैं। तो आप यहाँ एनईपी एंड एम्प्लॉयमेंट लिखेंगे। हिंदी में है तो आप हिंदी में लिखेंगे। जैसे ये मैंने टॉपिक लिख दिया, टॉपिक लिखने के बाद मुझे शुरू करना है। आप सब लोगों ने अभी तक देखा होगा, मेरी एक वीडियो भी है इसके ऊपर, कैसे लिखें। मैं इसके साथ ही लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो कोई भी जब आप एस्से लिखने जाते हैं तो उसके 3 पार्ट हम करते हैं। पहला पार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन, दूसरा पार्ट उसका होता है बॉडी, और उसका तीसरा पार्ट होता है समराइजेशन। समरी हिंदी में अगर कहेंगे तो इसमें उसकी प्रस्तावना या ये कह लीजिए उसके बारे में, फिर उसका जो शरीर होता है, शरीर का मतलब जो विवरण आपको डालना है, और निष्कर्ष लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखें, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको 500 शब्दों में लिखना है। तो आपको इस प्रकार से विभाजित करना है कि शब्दों की सीमा कहीं कम अधिक ना पड़े। इंट्रोडक्शन आपका अधिकतम 100 शब्दों में हो जाए। उसके बाद समराइजेशन आपका 150 से 200 शब्दों में आप कर लें। हालांकि 150 बहुत होता है, 100 से 150 में आप करें इसको। दिल ना माने तो आप 200 तक जा सकते हैं। अब बच गया 2 1 300 शब्द हमने लिख दिया, या 100 200
तो बॉडी में 300 शब्द। अब परीक्षा में शब्दों की गणना कैसे करें? आप देखिए, यदि आप एक सीधी लाइन में 8 शब्द लिखते हैं तो उस हिसाब से 500 को 8 से डिवाइड करें तो 62 लाइनें होंगी। अगर आप 10 लिखते हैं तो 50 लाइन होगी। तो अंदाजन आप इस तरह से पहले ही आप निर्णय कर लें कि आप कितना लिखेंगे, कितनी पंक्तियां लिखेंगे। अब 62 पंक्तियों में आपको 100 में इंट्रोडक्शन लिखना है, 300 में बॉडी और 150 में या 100 में समराइजेशन लिखना है। चलिए हम शुरू करते हैं। अब मान लेते हैं कि ये जो चारों टॉपिक दिए गए हैं, इनमें से किसी के ऊपर आपने कभी पढ़ा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, तब क्या करेंगे? फिर आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ जगाएंगे और आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन के लिए शुरू करेंगे कि सबसे पहले भारत आज़ाद हुआ। आप यहाँ से ढूंढना शुरू करेंगे, भारत की आज़ादी से आप शुरू करेंगे। देखिए, अमूमन जब आपको अंग्रेजी लिखने के लिए दिया जाता है या किसी भी भाषा में लिखने या बोलने के लिए कहा जाता है तो आपका दिमाग, आपका जो माइंड है वो पहले प्रोसेस करता है। कंप्यूटर है, प्रोसेसिंग करेगा अपनी मातृभाषा में। जैसे कंप्यूटर में 0 और 1 की भाषा चलती है, वैसे आप अपनी मातृभाषा में अपने दिमाग में प्रोसेस करते हैं, फिर उसका आउटपुट अनुवाद करके आप डालते हैं। तो भारत की आज़ादी, चलिए भारत आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद क्या हुआ कि कई सारी नीतियाँ बनी तो इसमें फिर शिक्षा नीति की भी आवश्यकता हुई। अब ये जो शिक्षा नीति की आवश्यकता हुई, शिक्षा नीति कब बनी? मान लीजिए तारीख याद ना हो तो आप शिक्षा नीति से फिर थोड़ा सा ऊपर जाएं। भारत की आज़ादी से ही लेकिन शुरू कर रहे हैं, ध्यान रहे। थोड़ा सा ऊपर जाएं तो आपने लॉर्ड मैकाले का नाम सुना होगा। लॉर्ड मैकाले ऐसे व्यक्ति थे जो भारत में आए और उन्होंने भारत की शिक्षा प्रणाली को बिल्कुल ही बदल दिया। इन्होंने गुरुकुल से बदलकर स्कूली शिक्षा का प्रारंभ किया और उसमें यह कहा कि जो अंग्रेजी पढ़ेगा उसे ही नौकरी मिलेगी, अर्थात अंग्रेजी का ही वर्चस्व रहा। अब फिर थोड़ा और पीछे जाते हैं, मुगलों के काल में, उस काल में जिसने अरबी फ़ारसी पढ़ी हो उसको नौकरियां मिलती थी, इसलिए अरबी फ़ारसी का जोर हो गया। अर्थात जिसको सत्ता का सुख प्राप्त हो वही शिक्षा या वही भाषा पल बढ़ सकती है। आज भी देखिए आप, अंग्रेजी बढ़ रही है और आपकी क्षेत्रीय भाषाएं नहीं बढ़ रही है। उन सबको समाहित करते हुए आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया। फिर भारत में 2 बार एजुकेशन पॉलिसी बदली, उसके बाद अब हाल ही में 2020 में भी नई शिक्षा नीति आई और उसमें क्या क्या परिवर्तन आप समझ पाते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ बॉडी में लिखेंगे। आप यहाँ ये लिखेंगे कि जो भी हम शिक्षा अर्जित करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हम कोई रोजगार पाएँ। नौकरी नहीं तो वह शिक्षा खत्म हो जाती है। जैसे पश्चिम बंगाल की एक उदाहरण देता हूँ मैं, यहाँ फिलॉसफी पढ़ाई जाती थी पहले ग्रेजुएशन में। हाल ही में पता लगा है कि फिलॉसफी पढ़ने वाले छात्र एकदम नहीं हैं, फिलॉसफी डिपार्टमेंट में एडमिशन ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि रोजगार परक नहीं है, पब्लिक एडमिन है। इस तरह से कई सारे ऐसे विषय हैं, आप उनको समाहित करते हुए अपनी बात लिखें और उसके बाद जब आप समापन की ओर बढ़ें तो आप समापन में लिखेंगे कि शिक्षा नीति रोजगार से जुड़ी हुई जब तक नहीं होगी या फिर रोजगार परक नहीं होगी, उस शिक्षा का कोई फ़ायदा नहीं है और इसके लिए धीरे धीरे चाहे आप कुछ भी पढ़ लें, अंत में वही रोजगार, पेट और फिर जीवन से जुड़ा होना चाहिए। ये कह के आप अपनी बात समाप्त कर दें। कुछ चीज़ें और इसमें ध्यान दें, ये तो हो गया जो मैंने आपको विषय के ऊपर बताया। कुछ लोगों की आदत है पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर लास्ट में जाके समरी लिखेंगे, या फिर कुछ लोग निष्कर्ष लिखते हैं। जब आपको 500 शब्दों में लिखना हो तो इस तरह की चीज़ें लिखना अवॉइड करें। आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, वो ठीक है। इंट्रोडक्शन, समरी, ये वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई महत्वपूर्ण बिंदु, इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको लगता है जिसको लिखना चाहिए तो आप उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को, जैसे आप डिसेंट्रलाइजेशन लिख दीजिए। मान लीजिए आप उसके प्रभाव लिख रहे हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन करके अंडरलाइन कर दीजिए या किसी अन्य कलर से लिख दीजिए। आप 5 टॉपिक लिखना चाहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, फिर अर्बनाइजेशन, कुछ भी जो चीज़ें हैं उसको आप अंडरलाइन करिए, ठीक लगेगा। लेकिन जैसे निबंध का शीर्षक होता है उस तरह से इसको आप ना करिए, नहीं तो उसमें फिर आपके शब्दों की सीमा खत्म होती जाती है और वहाँ आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, आज का सत्र बस इतना ही।
अगले सत्र में फिर कुछ नई जानकारी लेकर जुड़ेंगे। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और ये ध्यान रखें कि ये अंगूठा वाला निशान थम्स अप अर्थात इसको लाइक करेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं और अच्छी चीज़ें लेके आपके सामने प्रस्तुत होता रहूँगा। किसी भी प्रकार के संशय या शंका समाधान के लिए आप मैसेज बॉक्स में मुझे संदेश डालें। मैं तत्काल भरसक प्रयास करूँगा कि टॉपिक से संबंधित चीज़ों पर आपके शंका का निवारण कर सकूँ। धन्यवाद।